एक्सरसाइज 7.2 के अब तक के वीडियो में हमने 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इंटीग्रल फाइंड आउट करना है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 विद रिस्पेक्ट टू x। हम ये जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x, जो वेरिएबल यहाँ वो वेरिएबल यहाँ हो और sec स्क्वायर हो तो उसका जो इंटीग्रल होता है वो tan x होता है और प्लस c। अगर ये sec स्क्वायर होता तो हम इसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते थे इस फॉर्मूले के आधार पर, लेकिन ऐसा है नहीं। तो नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यानी त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों का उपयोग करके और sec स्क्वायर में बदलेंगे। थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि ये t है, t के बराबर है, और अगर ऐसा है तो tan स्क्वायर t बराबर होता है sec स्क्वायर t माइनस 1, इतना होता है। तो इस सर्वसमीकरण का उपयोग कर लेंगे और इसको कन्वर्ट कर लेंगे फिर sec स्क्वायर में। तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर 2x माइनस 3। t मीन्स इसको t मानना है थोड़ी देर के लिए, आगे भी t ही मानना है। तो sec स्क्वायर t माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिख लेंगे। और अब ये दो पदों में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर 2x माइनस 3 विद रिस्पेक्ट टू x और माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अभी इसको हम I1 मान लेंगे और इसको हम I2 मान लेंगे और इंटीग्रल कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर 2x माइनस 3 विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ इसको इंटीग्रेट करना है या इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ जो फंक्शन है 2x माइनस 3 है और इंटीग्रल फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ जो वेरिएबल हो वही वेरिएबल यहाँ भी होना चाहिए। इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रयोग करेंगे और अगेन लिखेंगे लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t, और इसका वो दोनों ही साइड का डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो 2x का जो डिफरेंशियल होगा वो 2 हो जाएगा और 3 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा इज इक्वल टू dt बाई dx। अब dx को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे और 2 को उधर ट्रांसपोज कर लेंगे। तो लिखेंगे dx इज इक्वल टू हाफ dt, ऐसा लिख लेंगे। तो ये टर्म और ये टर्म, ये दो टर्म लेकर के हम अब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसको और लिखेंगे देन I1 इज इक्वल टू, अब I1 जो इस रूप में था अब वो I1 कुछ इस रूप में हो जाएगा sec स्क्वायर t और dx का जो वैल्यू है हाफ dt, तो ये हाफ dt हो जाएगा, है ना। हाफ कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा। अभी लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर t विद रिस्पेक्ट टू t, और इसका इंटीग्रल जब फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ हम पहले से ही प्रोग्राम कर चुके हैं कि sec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 10x होता है। तो यहाँ लिखेंगे 10t, चूँकि यहाँ t है वहाँ x है तो x लिखा हमने, यहाँ t है तो t लिखेंगे और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ c1 कर देंगे, ऐसा लिख लेंगे। और हाफ जो है इसका भी है और इसका भी है, तो हम चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ हाफ 10t और प्लस हाफ c1 जो कि एक इंटीग्रल कांस्टेंट है। अभी t को इन्वर्स सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। t का वैल्यू है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 यहाँ लिख लेते हैं, हाफ 10 2x माइनस 3 लिख लेते हैं और प्लस हाफ c1 लिख लेते हैं। ये I1 का वैल्यू हो गया। अभी I2 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ लिखेंगे एंड I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में 1 का जो इंटीग्रल होता है वो हम जानते हैं x ही होता है, और प्लस यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट c2 कर लेंगे और लिखेंगे नाउ इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये I1 प्लस I2 के बराबर है क्योंकि इसको दो भागों में तोड़ा गया था, एक I1 और एक I2, ये इन दोनों के बराबर था। सॉरी I1 माइनस I2 है, तो यहाँ लिखेंगे I1 माइनस I2। I1 का जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट किया है कितना, हाफ 10 2x माइनस 3 और प्लस हाफ c1, और I2 का वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट किया हुआ है कितना, x प्लस c2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस x और माइनस c2। अभी यहाँ हम लिख सकते हैं हाफ 10 2x माइनस 3 और हाफ c1 और माइनस c2,
ये दोनों मिलकर के c बन जाएंगे, तो यहाँ c लिख देंगे। मतलब कहने का मतलब ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो एक ही कांस्टेंट से शो कर लेते हैं दोनों को, तो दोनों को मिलके c से शो कर लेते हैं, और बच गया -x, तो यहाँ -x लिख लेंगे। तो ये इंटीग्रल वैल्यू हुआ इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर 2x - 3 का x के रिस्पेक्ट में। अभी मुझे लगता है कि आप इस सॉल्यूशन को देखने के बाद इस तरह की जो भी समस्याएं होंगी या इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनको सॉल्व कर पाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 22 को। क्वेश्चन नंबर जो 22 है वहाँ पहले से ही sec स्क्वायर 7 - 4x है, यानी हमने इस टर्म को sec स्क्वायर में बदला था और यहाँ पहले से ही है ऐसा, तो हमें ये प्रक्रिया नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से हम सीधा ये वाली प्रक्रिया सब्स्टिट्यूशन मेथड लागू करके और इसको सॉल्व कर पाएंगे इसके बेस पे, क्वेश्चन नंबर 21 के बेस पे। तो ये क्वेश्चन टास्क के रूप में हो गया, तो ये हो गया टास्क क्वेश्चन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 23 सॉल्व करेंगे, फिर 24 सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x बाई √1 - x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो ये फलन है, ऊपर वाला न्यूमरेटर का जो फलन है साइन इनवर्स x, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो 1/√1 - x स्क्वायर होता है, यानी कि 1/√1 - x स्क्वायर डिफरेंशियल वैल्यू होगा साइन इनवर्स x का। तो यदि अगर हम इसको t मान लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा, इसको t मान लेते हैं और फिर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो इतना आ जाएगा, और फिर हम सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे इसको। तो लिखेंगे यहाँ लेट साइन इनवर्स x = t। ये मेथड आप तभी कर पाएंगे जब आपको डिफरेंशियल आता हो, है ना, और फॉर्मूला पता हो। फॉर्मूले सभी आते हो और डिफरेंशियल करना आता हो, तभी आप ये मेथड कर पाएंगे, क्योंकि देखते ही लग गया था कि यहाँ इसका जो डिफरेंशियल होता है वो इतने के बराबर होता है, 1 बाई इतने के बराबर, और जो कि यहाँ दिया भी हुआ है। तो इसलिए हमने तुरंत ही इसको टी मान लिया या टी सपोज कर लिया, और फिर हम यहाँ दोनों पक्षों का क्या करने वाले हैं, डिफरेंशियल फाइंड आउट करने वाले हैं। डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1/√1 - x स्क्वायर = dt/dx। अब जैसा कि हम हर बार करते हैं, dx को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे ताकि dt और dx के बीच में रिलेशन आ जाए, तो यहाँ सहज रिलेशन आ जाए, तो यहाँ लिखेंगे dx और इक्वल टू यहाँ लिखेंगे dt। तो ये और ये इन दो टर्म्स का यूज हम करेंगे यहाँ सब्स्टिट्यूशन में, लिखेंगे देन इसको यूज करने के बाद जो इसका स्वरूप है वो कैसा होता है। तो पहले लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x बाई √1 - x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये बदल जाएगा, चूँकि ये t में बदल जाएगा, क्योंकि t के बराबर है ये हमने माना है, और 1/√1 - x स्क्वायर इंटू dx dt में बदल जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 1/√1 - x स्क्वायर है, जैसा कि पहले ही हम तय कर चुके हैं, इंटू dx है, तो ये बदल जाएगा dt में। अभी ये देख करके ऐसा लग रहा है कि ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इंटीग्रल का, तो होता है 1/n + 1, n मीन्स पावर, तो यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा, और इंटू यहाँ t पावर 1 + 1 और प्लस कितना c, 1/2 यानी हाफ, और t पावर 2 + c। और अभी हमें क्या करना है, t को रिवर्स सब्स्टिट्यूट कर लेना है, साइन इनवर्स x के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, हाफ, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x और होल पावर 2, क्योंकि पावर 2 है यहाँ पे, और प्लस यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो यहाँ हमने देखा कि इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x बाई √1 - x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x का जो इंटीग्रल वैल्यू है वो है हाफ साइन इनवर्स x पावर 2 + c। अब इसके बाद से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 24। इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करें, 23 के लिए एक टास्क ले लीजिए, क्योंकि इस तरह का और कोई क्वेश्चन है नहीं पूरे एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x बाई 1 + x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये एक टास्क के रूप में होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है 2 cos x - 3 sin x होल बाई 6 cos x + 4 sin x। इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 2 cos x - 3 sin x होल बाई 6 cos x + 4 sin x विद रिस्पेक्ट टू x। इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और डेनोमिनेटर में भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनमें किसी एक को हमें t मानना है, किसी एक वेरिएबल के इक्वल मानना है, तो इसको माने या इसको माने, तो मैं इसको चुनूँगा। कारण क्या है कि cos माइनस साइन में बदल जाएगा, यहाँ माइनस साइन आप देख पा रहे हैं, और साइन cos में बदल जाएगा प्लस में, पॉजिटिव cos, तो यहाँ हम cos देख पा रहे हैं। अभी इन दोनों में से हम चाहें तो कॉमन कर सकते हैं, दो कॉमन करने की वजह से यहाँ 2 बचेगा, ये cos में बदलेगा, यहाँ 2 cos है,
और यहाँ 2 कॉमन करने की वजह से 3 बचेगा जो कि यहाँ है, और ये साइन में बदलेगा ही बदलेगा, है ना। तो हम इसको टी मानेंगे, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर हम इसको टी मान लेते हैं, मतलब इसको टी मानने का रीज़न ये है कि अगर हम इसको टी मान भी लेते हैं तो फिर डी बाई में हो जाएगा, है ना। मतलब डी बाई 6 cos x प्लस 4 sin x, और जो हम डिफरेंशियल करेंगे वो मल्टीप्लाई में होगा डी के साथ, तो फिर सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए ये 2 रीज़न हैं जिसकी वजह से हम ये मानेंगे, और जिसमें दूसरा वाला रीज़न सबसे ज़बरदस्त रीज़न है जिसके कारण हम इसको टी मान रहे हैं। तो लिखेंगे लेट 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू टी, और दोनों ही पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे। यहाँ x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे तो ये 6 है, कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, लेकिन cos का हो जाएगा माइनस साइन x cos x का, और प्लस 4 साइन का हो जाएगा cos x, और इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होगा। अभी जैसे कि पहले ही तय हुआ था, इन दोनों में से ही कॉमन हम 2 कर लेंगे। ये पॉजिटिव साइन के साथ है, इसको पहले रख देंगे, नेगेटिव साइन के साथ है तो इसको बाद में रख लेंगे। तो 2 कॉमन भी ले लेते हैं, और यहाँ 2 कॉमन लेने के बाद 2 cos x बच जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस 2 कॉमन करने के बाद यहाँ 3 बचेगा, 3 sin x होगा, और dx को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे दूसरी तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर बचेगा dt, है ना। तो इस टर्म को हम ले लेंगे हम, और इस टर्म को सब्स्टिट्यूशन के रूप में यूज करेंगे, जैसा कि हम पिछले सभी क्वेश्चन में करते आए हैं। अभी यहाँ एक्स्ट्रा 2 रह रहा है, यहाँ नहीं है 2, इतना गुणे 2, मतलब 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स, इतना तो है यहाँ पे, लेकिन 2 नहीं है, तो 2 को भी इधर ट्रांसपोज कर लें ताकि सहज हो जाएगा। तो 2 को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हाफ डी टी हो जाएगा, और लिखेंगे देन तब ये जो अभी हमारे पास फंक्शन है जिसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना, उसका स्वरूप कैसा होगा वो देख लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x होल बाई 6 cos x प्लस 4 sin x विद रिस्पेक्ट टू x। अब जिसमें हम इस पद को यानी न्यूमरेटर को और इंटू डी एक्स को कन्वर्ट कर लेंगे हाफ डी टी में, तो यहाँ लिखेंगे हाफ डी टी। अब जब न्यूमरेटर गायब तो 1 मान लेंगे, है ना। यहाँ से न्यूमरेटर ही गायब हो गया, ये दोनों निकल लिए, ये हाफ डी टी बना लिए। अब यहाँ ऊपर 1 लिख लेंगे, और नीचे इस पूरे का मतलब हमने माना है टी के बराबर, तो यहाँ हम लिखेंगे टी। और आप ये जानते हैं कि पहले तो हाफ बाहर कर लेते हैं, फिर आपने जो जाना या माना वो देखते हैं। 1 बाई एक्स, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो तो हम log x लिखते हैं, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रल होगा log t, तो हम लिखेंगे हाफ इंटू log t प्लस सी। अब t को रिवर्स सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, रिवर्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा हाफ log t का वैल्यू होगा 6 cos x प्लस 4 sin x, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब यदि आप चाहें तो हाफ लॉग, हम यहाँ देख पा रहे हैं इन दोनों ही टर्म से 2 कॉमन हो सकता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 इंटू, यहाँ हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x, और प्लस यहाँ है इंटीग्रल कांस्टेंट c। अभी हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ ये जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और हम ये जानते हैं कि log a इंटू बी इक्वल टू होता है log a प्लस log b होता है। और अभी भी यहाँ एक कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, तो इस कांस्टेंट को लॉगरिदम के रूल को फॉलो करके या अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिदम हम ऐसे कन्वर्ट करके और इस कांस्टेंट को भी उस कांस्टेंट के साथ ले जाके जोड़ देंगे, ताकि कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो इसमें ना बना रहे। तो यहाँ लिखेंगे हाफ, और यहाँ लिखेंगे log 2 प्लस log 3 cos x प्लस 2 sin x, है ना, और प्लस c है तो c। अब ये हाफ इसका भी है और हाफ इसका भी है, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ हाफ log 3 cos x प्लस 2 sin x, और हाफ log 2 भी लिख सकते हैं, तो प्लस लिखेंगे हाफ log 2 और प्लस कितना है c। हमने इसको बाद में इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों ही कांस्टेंट वैल्यू है। आप यहाँ देख पा रहे हैं हाफ log 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, और ये भी कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रल कांस्टेंट के रूप में लिख सकते हैं। टोटल को k लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे हाफ log 3 cos x प्लस 2 sin x, और प्लस यहाँ k लिख देंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट k हो जाएगा। तो ये अभी जो हमें प्राप्त हुआ है जो भी फंक्शन हाफ log 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस k, ये इंटीग्रल होगा दिए गए फंक्शन का
इंटीग्रल ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x बाई 6 cos x प्लस 4 sin x विद रिस्पेक्ट टू x का, है ना। तो जब भी ऐसा कभी आए, अगर हम चाहते तो ये क्वेश्चन यही रुक जाता, क्योंकि इंटीग्रल तो फाइंड आउट हो चुका था, रिवर्स सब्स्टिट्यूशन भी हो चुका था। लेकिन तब तक मेरा ध्यान यहाँ गया कि यहाँ और यहाँ ये दो संख्याएं ऐसी हैं इनमें जो कि कोई एक कांस्टेंट कॉमन होने वाला है, और कॉमन होने के बाद यहाँ लॉग है, और लॉग की वजह से ये फिर दो पदों में बटेगा जिसमें ये कांस्टेंट होगा। हमें कभी भी कांस्टेंट को, इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमें कभी भी कांस्टेंट को किसी फंक्शन के साथ नहीं रखना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ रखना है। अच्छा, अभी ये प्रॉब्लम आया भी नहीं होता अगर हमने यही अलग कर लिया होता, यहाँ से 2 कॉमन करके, और हमने यहाँ 3 cos x प्लस 2 sin x को अगर t के बराबर माना होता, है ना, तो ये समस्या जो यहाँ उत्पन्न हुई वो इधर ही सॉल्व हो जाता, है ना। तो जब भी कभी ऐसा आएगा, अगर ऐसा कहीं कुछ हो, तो वहाँ आप कांस्टेंट को बाहर निकाल के फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में आप कांस्टेंट रखेंगे, फिर यहाँ तो मेरा ध्यान चला गया, तब तो हमने कर लिया, ध्यान ना गया होता तो फिर आंसर कुछ और आता और आप बुक में कुछ और देखते, फिर परेशान हो जाते कि सारा मेथड सही है, सब कुछ सही है, फिर क्यों नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए, अगर यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ, कुछ छूटा, तो यहाँ कुछ मिल भी गया, है ना। तो हमेशा गलतियों से सीखना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।